नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के मंच पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मुर्दैया, जो कि तुलसीराम जी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका प्रकाशन हुआ था तो कब हुआ था, तो 2010। और जो इसका दूसरा भाग है मणिकर्णिका, इसका प्रकाशन हुआ था 2014 में। तो याद रखिएगा, इसके ये मतलब तुलसीराम जी की आत्मकथा दो भागों में है। पहले भाग का नाम है मुर्दैया, जो कि उनके जन्म से लेकर उनके कलकत्ता प्रस्थान तक, यानी उनके कॉलेज कॉलेज की पढ़ाई तक, कॉलेज के पढ़ाई के प्रारंभ तक की घटना है। यानी जब उन्होंने 12वीं पास की, तब तक की पढ़ाई का मतलब तब तक के जीवन का इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया है। इस कहानी इस पूरी आत्मकथा में आपको उनके बचपन में, उनका बचपन कैसे बीता, उनके गांव में लोग कैसे थे, और कैसे कैसे परंपराएं थी, कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ, किन संघर्षों का उनको सामना करना पड़ा, इन सब के बारे में पूरी आत्मकथा में आपको पूरी कहानी मिलती है। तो हम इस वीडियो में मुर्दैया के सभी प्रमुख पात्रों को लेकर चलते हुए उन पात्रों से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं, यानी उन पात्रों से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं इस पूरी आत्मकथा में दी गई है, उनको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे, ताकि नेट जेआरएफ और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम उन प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। तो मेरा जो दृष्टिकोण रहेगा वो परीक्षा केंद्रित रहेगा। और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप पात्रों का परिचय पढ़ने से, पात्रों को परिचय लेने से पहले एक बार पूरी पूरी तरीके से मुर्दैया आत्मकथा को पढ़ लें। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, अगर आपको मोटा मोटी कहानी भी पता है, तब भी आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी यानी आत्मकथा के प्रारंभ एक दुखद घटना से होती है। तुलसीराम के जो दादाजी की कहानी है, उससे आत्मकथा का प्रारंभ होता है। तो उनके दादाजी का नाम है, याद रखिएगा, जूठन। तो हम पात्रों को लेकर चलते हैं, लेते हुए चलते हैं। पहला जो पात्र है वो जूठन। जूठन कौन है, तो जूठन तुलसीराम जी के दादाजी है। इनके बारे में घटना दी गई है कि इन्हें मैंने लेखक यानी तुलसीराम जी के जन्म से पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना कुछ ऐसी हुई थी इनके साथ, यानी जूठन के साथ, कि जूठन के बारे में कहानी थी कि जूठन की मृत्यु कुछ इस प्रकार हुई कि इन्हें एक बार एक रात में इन्हें किसी भूत ने पीट पीट कर मार डाला, ऐसी कथा थी। उसके पीछे गांव वाले लोग कहते थे कि जूठन जो है वह उनको एक बार एक शाही मिला था उनके मटर के खेत में, जिसको उन्होंने भगाया था। और बाद में वो शाही एक भूत के रूप में बदल गया और बाद में गायब हो गया। तो लोग कहने लगे कि बाद में शाही ने ही, यानी जो शाही के रूप में जो भूत आया था, जिसको जूठन ने भगाने का प्रयास किया था, उसे ने ही बाद में बदला लेने के उद्देश्य से जूठन को पीट पीट कर मार डाला। यानी गांव में कुल मिला के मान्यता यही थी कि जूठन की हत्या एक भूत ने की है। तो ऐसी भूत ही पृष्ठभूमि में लेखक का जन्म जन्म होता है, यानी ऐसी मान्यताएं थी वहां के लोगों की। ऐसा 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 परिवेश था जहाँ पर ऐसी ऐसी धारणाएं लोगों के मन में होती थी। तो अब ये तो जूठन के बारे में हो गया। दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो है अ, मुसड़िया। मुसड़िया कौन है, तो मुसड़िया लिख देता हूँ मैं यहाँ, ताकि आप लोग थोड़ा। मुसड़िया, तो मुसड़िया कौन है, मुसड़िया तुलसीराम जी की दादी है। ठीक है, यहाँ पर दादी भी लिख देता हूँ, वरना ये कौन है, दादी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये दादी जी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 100 वर्ष से अधिक इनकी आयु हो चुकी है, यानी ये 100 वर्ष पार कर चुकी है, शतक पार कर चुकी है। और इन्हें तुलसीराम जी ने अपने पुस्तक में इंसाइक्लोपीडिया कहा है। यानी इनके पास इतना ज्ञान था, दादी के पास, इनके पास इतने सारे नुस्खे होते थे कि किसी भी बीमारी के लिए या फिर किसी भी परेशानी के लिए इनके पास कोई ना कोई यानी किसी भी मर्ज की इलाज इनके पास होता था। हर मर्ज का इलाज होता था, चाहे वो खुजली से लेकर, चाहे वो बच्चे की पेट दर्द से लेकर, हर तरह की बीमारी का इलाज इनके पास होता था। तो इनके बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि मुसड़िया से जो तुलसीराम जी वो बहुत प्रेम करते थे। ये मुसड़िया जो थी, ये लेखक के
मतलब ये जो दादाजी थे ये तो बहुत पहले ही बीत चुके थे, यानी लेखक के जन्म से पहले ही बीत चुके थे। जो मुसरिया जो दादी थी वो लंबे समय तक जीवित रही, लेखक के बड़े होने तक ये जीवित रही, याद रखिएगा मुसरिया इनका। और इनकी पूरी कथा में यानी पूरी आत्मकथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुसरिया कई बार तुलसीराम जी को प्रेरित भी करती है और एक बार तो फीस भी देती है। तो उनकी जो दादी थी वो उनसे यानी इनकी तुलसीराम जी की दादी से तुलसीराम को बहुत लगाव था। और उसके बाद अब चलिए माता पिता की ओर बढ़ते हैं। तो माता पिता कौन कौन थे? तो माता पिता थे इनके इनके पिता का नाम था तेरसी, याद रखिएगा, तेरसी। अरे यार, ये तो इनके जो पिता थे यानी तुलसीराम जी के पिता, इनके पिता का नाम तेरसी था। ठीक है। तो तेरसी तेरसी क्या काम करते थे? तेरसी तेरसी जो थे वो खेती दलित खेतीहर मजदूर थे, यानी ये किसी जमींदार के यहाँ काम करते थे। और ये बहुत बड़े शिव भक्त थे। कारण इसका ये था कि जब तुलसीराम जी का जन्म हुआ तो इनसे पहले बहुत सारे उनके कई सारे बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, यानी वो अल्पायु में बीत चुके थे। तो जब इनका जन्म हुआ तो ये हरिहर हरिहर बाबा के पास गए और और इनका जो नाम था वो इन्होंने मतलब उनसे प्रेरित होकर रखा था। और इनके इनके बारे में जो अन्य बात है प्रमुख है वो है इनकी इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको मच्छर मरवा यानी मछली मारने वाला एक उपाधि मिली थी इनको अपने गांव में, क्योंकि ये मछली मारने में बहुत प्रवीण थे। कहीं भी कैसी भी स्थिति जहां मछली की संभावना नहीं भी होती थी, यानी बहुत कम भी मछली होती थी, वहां वो आसानी से मछली मार के ले आते थे, जिससे जिसे देखकर लोग चकित रह जाते थे। और जब लेखक का जन्म हुआ तो एक बड़ी रोचक घटना आती है। इनके पिता क्या करते हैं कि इनके पिताजी अपने बच्चे के जो जहाँ पर उनका बच्चा लेटा होता है यानी सुलाया गया होता है उसके नीचे लाकर एक मछली को रख देते हैं, जिसको वो कहीं से लाते हैं। तो उन मतलब उनके इस कृत्य के पीछे एक टोटका था, यानी जो उन्होंने किया ये वो एक प्रकार का टोटका था, यानी एक तरह से कहिए कि भविष्य के लिए एक तरह से कामना थी कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मच्छर मरवा बने, यानी मछली मारने वाला बने। यानी उनके माता पिता के लिए एक तरह से सपना हो गया कि ये भी मतलब मेरा बेटा भी बड़ा होकर मेरी तरह मच्छर मरवा बनेगा। तो तेरसी उनके पिता थे। तो उनके बारे में ये तमाम जो जानकारी मैंने बता दी, इतना तो ठीक है। बाकी कथा मैं जब आपको सारांश बताऊंगा तो आपको इन तमाम चीजों से अवगत कराऊंगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो तेरसी के बाद आते हैं, तेरसी के बाद है इनकी जो माता थी उनका नाम था धीरजा। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका नाम माता था, ये मतलब माता है धीरजा। धीरजा के बारे में बात इतनी याद रखिएगा कि ये भी अपने पति के साथ काम करती है और बहुत सरल स्वभाव की और बहुत संवेदनशील महिला है। और इनके कारण ही लेखक को पढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलती है। ये लेखक जब पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करते हैं तो ये रात का खाना ना खाते हुए अपने बच्चे के लिए सुबह का खाना छोड़ देती है और रात भर ताका रहती है, यानी उपवास करती है, और ताकि उनके बच्चे यानी तुलसीराम को सुबह नाश्ते के लिए खाना उपलब्ध हो पाए। तो गरीबी के दिनों में इनकी माता ने इतना संघर्ष किया था। तो धीरजा के बारे में तमाम बातें हैं। तो ये तो हो गया धीरजा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अब अन्य क्या 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 पात्र हैं। अब इनके चाचा गण, यानी कुल मिला के इनके जो पिताजी थे वो 5 भाई थे। और इनके पिताजी इनके जो पिताजी थे वो उन 5 भाइयों में इनके पिताजी सबसे छोटे थे। तो सबसे बड़े चाचा का जो नाम था उनका नाम था सुम्मर चाचा, याद रखिएगा सुम्मर। ये पात्रों आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन पात्रों का नाम बार बार आया है, बहुत बार आया है। तो सुम्मर सबसे बड़े चाचा थे, ये पहले नंबर के थे। और ये 12 गांव के चमारों में चौधरी थे, यानी जो दलित समुदाय था, यानी 12 गांव से आशा मेरा ये है
कि उस समय क्या होता था कि जो बहुत सारे गांव होते थे दलित दलित क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो उनमें 12 गांवों का एक समूह होता था। तो उसे और उसका जो प्रधान होता था उसे चौधरी कहते थे, ठीक है। तो ये जो 12 गांव है, यानी 12 गांव का जो चौधरी है, वो इनके चाचा सुम्मा थे, यानी इनके चाचा थे। और वो 12 गांव के चौधरी थे, यानी प्रमुख थे। इतना याद रखिएगा। बहुत ही न्यायप्रिय थे, इनके न्याय की स्तुति दूर दूर तक बोलती थी। बहुत ही निष्पक्ष न्याय करते थे ये। और इसके बाद हाँ, ये याद रखिएगा, इनकी कहानी में अंत में मृत्यु हो जाती है, इनकी सुम्मर चाचा की, मतलब घट आत्मकथा में ही इनकी मृत्यु का वर्णन है। अब दूसरे जो चाचा हैं वो हैं हाँ, इनके इनकी एक तो छूटी गया कि इनके जो बेटे थे, इनके बेटे कौन कौन थे। तो इनके बेटे में एक है रजई। याद रखिएगा, रजई। इनके एक बेटे रजई हैं। अब ये रजई काम क्या काम करते हैं, ये बड़े बेटे हैं, याद रखिएगा, पहले नंबर के बेटे हैं। इनके कुल मिला के 3 बेटे हैं। मैं नोट्स में कुछ देख रहा हूँ कि आपको कुछ छूटे ना। तो जो इनके बेटे हैं रजई, वो लकड़ चिरवा है। लकड़ चिरवा यानी ये क्या होता था कि उस समय गाँवों में ये मान्यता होती थी कि पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है, और जो काटेगा वो नर्क में सड़ेगा, या फिर उसको बहुत हानि होगी। तो बहुत कम लोग पेड़ काटने के लिए राजी होते थे। तो इनके जो यानी सोमवार के जो बेटे थे वो पेड़ काटने वाले थे, यानी लकड़ चिरवा, लकड़ यानी लकड़ी, चिरवा यानी चीरने वाला। तो लकड़ी चीरने वाले थे, तो रजाई की ये भूमिका है। अब इसके बाद इनके जो दूसरे बेटे थे वो है सौबरन। सौबरन, ठीक है। अब ये जो इनके दूसरे बेटे थे, सही लिखा हूँ कि नहीं, हाँ, ये क्या थे कि ये नट पहलवान मतलब इन्होंने एक नट से पहलवानी सीखी थी। तो याद रखिएगा, सोबरन। और ये सोबरन ही वही व्यक्ति है जो कि जिसका वर्णन हमें आत्मकथा के अंत में मिलता है। ये जो सोबरन है, ये कलकत्ता के एक लोहे के फैक्ट्री में, शायद हाँ फैक्ट्री ही है, वह काम करता है। और जब लेखक की 12वीं परीक्षाएं, मतलब कक्षा 12 की परीक्षाएं समाप्त हो जाती है, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए, यानी बीएचए में उनको दाखिला लेना है। तो आगे की पढ़ाई के लिए जो उन्हें अर्थार्जन करने की बहुत आवश्यकता है। तो वो कलकत्ता जाकर या अपने चाचा के बेटे सोबरन के साथ मतलब वहां जाकर सोबरन से मिलना चाहते हैं और काम ढूंढना चाहते हैं। तो अंत में इसका वर्णन आता है। तो ये आपको नाम भूलना ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, सोबरन कौन था। अब इसके बाद जो तीसरे इनके बेटे हैं वो है गोकुल। याद रखिएगा, कौन है, गोकुल। गोकुल। तो गोकुल इनके तीसरे नंबर के बेटे हैं। गोकुल ने भी पहलवानी सीखी थी। याद रखिएगा, दोनों भाइयों ने पहलवानी सीखी थी। और इनकी पत्नी है दुलरिया। कौन है इनकी पत्नी, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का जो नाम है वो है दुलरिया। अब दुलरिया के बारे में क्या है, मैं बता देता हूँ दुलरिया के बारे में क्या घटना आती है। हालांकि सब अ, ऐसे तो पात्र ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, बहुत कम ही संभावना है कि इतने गहराई से पात्र पूछे जाएं कि दुलरिया कौन थी। हाँ, सोबरन और गोकुल ये सब पूछा जा सकता है। दुलरिया इत्यादि तो पूछना बहुत कठिन मालूम पड़ता है मुझे। तो ये जो दुलरिया थी, इसके बारे में घटना यही है कि ये पागल हो गई थी। और लेखक इनके लिए भभूत लेने जाते थे। गांव के पास में एक जगह थी। कई कई बार लेखक क्या करते थे कि वो भभूत लेने के लिए घर से निकलते थे, और पास में जो राख होता था, यानी जो मुर्दैया से कहीं पे राख उठा लेते थे, और उनको ही ये था फलाना देव, जहाँ से दुलरिया राख मंगाती थी उसी स्थान का राख है कह के उनको दे देते था। उनका जो सिर दर्द होता था या फिर उनको जो परेशानी होती थी वो सुलझ भी जाती थी। तो दुलरिया के बारे में है इतनी ही घटनाएं। तो ये कुल मिला के ये मानसिक रोगी थी, बस इतना याद रखिएगा। याद नहीं रखिएगा तभी भूल जाइएगा। मैं आपको परिचय के दे रहा हूँ ताकि आप ना बोले कि भाई फलाना पात्र का परिचय भूल गए, छोड़ ही दिया। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर के चाचा थे, उनका क्या नाम था। तो दूसरे नंबर पे चाहता थे, उनका नाम था मुनेस्सर। क्या नाम था, याद रखिएगा, मुनेस्सर। मेरे साथ बोलती रहिएगा ताकि आपको वीडियो के अंत तक याद हो जाए। मुनेस्सर, ठीक है। मुनेस्सर, ठीक है। तो मुनेस्सर इनके दूसरे नंबर के चाचा थे, मुनेस्सर चाचा। अब मुनीसर चाचा के बारे में क्या है, क्या क्या जानकारी ये पता होना चाहिए। मुनीसर चाचा क्या काम करते थे, ये कलकत्ता के जूट मिल में काम करते थे। याद रखिए, ये कलकत्ता के जूट मिल में काम करते हैं। जूट मिल, ठीक है।
राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, लिखावट अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ तो मुझे उतना खास आता नहीं है। तो मुनीसा जो चाचा थे वो कलकत्ता के जूट मिल में काम करते थे, और ये शिव नारायण पंथ के गुरु थे। याद रखिएगा, पूरे परिवार में दो ही भाई हैं, यानी पांचों भाइयों में, यानी लेखक के पिता के भाइयों में, यानी लेखक के पिता के पांचों भाइयों में केवल दो ही लोग हैं जो शिव नारायण पंथ के गुरु हैं, जिनमें एक का नाम है मुनेसर और दूसरे का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा कौन है। तो मुनीसा चाचा शिव नारायण पंत की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखिएगा। शिव नारायण शिव नारायण पंत के गुरु हैं, ठीक है, शिव नारायण पंत के गुरु, ठीक है। तो ये शिव नारायण के पंत के गुरु हैं। अब इनके बारे में ये है कि सनई, हाँ, इनके बारे में एक प्रमुख चीज आती है कि इनका एक चेला है सनई, ठीक है। सनई इनका चेला है। अब सनई को मैं क्यों बता रहा हूँ, अब इनका चेला क्यों बता रहा हूँ? सनई को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुनीश्वर के शिष्य हैं, और ये जो लेखक हैं उनको इन्हीं से ही कम्युनिस्ट विचारधारा, यानी लेखक को सनई के द्वारा ही कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में पता चलता है, और वो उस ओर आकृष्ट होते हैं, यानी उनका झुकाव सनई के द्वारा ही कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर होता है, और वहीं से उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा की यात्रा शुरू होती है कि तो आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का आशय क्या है। तो सनई का यही महत्व है कि इन्होंने लेखक को कम्युनिस्ट विचारधारा से परिचय कराया, तो इसलिए सनई का वही ऐसा याद रखिए, पूछा जा सकता है, ये मजाक नहीं है, मतलब ये सनई को बता रहा हूँ तो यूं ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है कि लेखक के मन में कम्युनिस्ट विचारधारा का सूत्रपात कहाँ हुआ, तो आपको बताना होगा सनई, ठीक है। तो ये हो गया सनई। अब इसके बाद जो दूसरा है, अब वो है जो तीसरे नंबर के जो चाचा हैं, तीसरे नंबर के चाचा यानी नग्गर चाचा, नग्गर नग्गर चाचा, ठीक है। तो ये नग्गर चाचा हैं। अब नग्गर चाचा के बारे में कुछ जानकारी है। तो सबसे पहले बात कि ये बहुत गुस्सैल हैं। ये अगर कोई इनकी बात की, कोई अगर व्यक्ति अगर इनके बात की अवहेलना कर दे, अवज्ञा कर दे, तो ये बहुत गुस्से हो जाते हैं और गांधीवादी अनशन में बैठ जाते हैं। गांधीवादी अनशन यानी खाना पीना छोड़ देते और कोई खाना देता तो उसको जमीन पर पटक कर बर्तन जो होता था उसे तोड़ देते थे, इतने गुस्से। और हमेशा लेखक को कनवा कनवा कह के गाली देते थे। एक तरह से कनवा मतलब उनको चिढ़ाने का, तो एक तरह से गाली ही कहें तो बेहतर होगा। तो हमेशा लेखक को उनके एक तरह से कमजोरी से उनको संबोधित करते थे। तो नगर चाचा का स्वभाव क्रोधी था, ये मैंने आपको बता दिया। और इनकी संतानें जो थी उनको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी संतानें थी। इनके एक बेटे थे कुंदन, याद रखिए कुंदन। ये कुंदन का वर्णन कई बार आया है। कुंदन कौन थे? मनोरोग से पीड़ित थे। ये कभी कभी क्या हुआ था कि ये कभी कभी सोते रहते थे और चिल्लाते थे, और घर के लोग परेशान थे कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो ये एक तरह से इतना याद रखिएगा कि ये मनोरोग से पीड़ित था, ये जो पात्र है कुंदन, नगर चाचा का बेटा कुंदन, ठीक है। याद रखिएगा, मेरे साथ साथ आप नाम लेते रहिएगा ताकि आपको याद हो, यानी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ कुंदन आप दिमाग में एक चलते रहना चाहिए कि नगर चाचा का बेटा कौन था, कुंदन था। तो आप मेरे साथ दोहराएंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, दोहराएंगे नहीं तो माइंड में आपको एक वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। इससे क्या होता है कि आपको जानकारी आप सिर्फ ले नहीं रहे होते, आप खुद प्रोसेस करते रहते हैं, अगर ऐसा आप करेंगे तो कुंदन इनका बेटा था एक, जो कि मनोरोग से पीड़ित था। जो दूसरी थी वो इनकी बेटी थी, याद रखिए किस्मतिया इनकी बेटी का नाम है, जिसके किस्मतिया, याद बता देता हूँ, किस्मतिया। अब इसका वर्णन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके विवाह का वर्णन आत्मकथा में आता है। और इसी इसी के विवाह में जो दलित समाज था वो एक नई प्रथा की ओर उन्मुख हुआ। क्या हुआ कि लेखक तब तक करीबन छठवीं या सातवीं कक्षा में पहुंच चुके थे। अब लेखक के बारे में तो सब गांव के लोग परिचित ही थे। तो उस समय एक प्रथा चलती थी जिसमें क्या होता था कि जो सवर्ण थे यानी जो ब्राह्मण थे, उनके विवाह के अवसरों पर शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो इस बार दलितों ने भी सोचा कि हमें भी करना चाहिए, और इनके पास एक बड़ा हथियार था, एक तरह से कहिए ब्रह्मास्त्र था।
तो इनका जो भतीजा था यानी नगर चाचा का भतीजा था, तो सभी परिवार के लोगों ने मिलकर सोचा कि किस्मतिया के विवाह में भी शास्त्रार्थ होना चाहिए। तो इस तरह से लेखक को शास्त्रार्थ का मौका इसी विवाह से मिलना शुरू हुआ। तो किस्मतिया का वर्णन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी विवाह में शास्त्रार्थ हुआ था दलित समाज में, क्योंकि दलित समाज में परंपरा नहीं थी, एक तरह से नई परंपरा की नींव रख रहे थे दलित दलित लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। अब इसके बाद आगे जो है आगे क्या है वर्णन, हाँ, तो उसके बाद चौथे जो चाचा थे, चौथे नंबर के चाचा, तो चौथे नंबर के चाचा जो थे उनका नाम था मुन्नर चाचा। मुन्नर, क्या नाम रखा है, मुन्नर चाचा। मुन्नर चाचा। अब मुन्नर चाचा के बारे में क्या क्या जानकारी है, तो मुन्नर चाचा याद रखिए ये बहुत ही अ, संतुलित किस्म के व्यक्ति थे, यानी इनमें समन्वय की क्षमता बहुत थी। तो इसीलिए परिवार के लोगों ने मिलकर इनको परिवार का प्रबंधक बनाया था, यानी परिवार की देख रेख, यानी परिवार में जो निर्णय लेने थे होते थे, यानी घर की देख रेख का काम मुन्नर चाचा को सौंपा गया था। परिवार के एक तरह से प्रबंधक थे, ये बता दिया मैंने। नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक थे, नेहरू के बहुत प्रशंसक थे, याद रखिएगा। इन्होंने ही लेखक को नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें बातें बताई थी कि जो सामूहिक खेती है, ये सब की जो बात है आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। तो सामूहिक खेती के बारे में लेखक को इन्होंने ही बताया था कि नेहरू जी जो सामूहिक खेती की बात करते हैं, फला फला बात करते हैं, तो इन्होंने ही लेखक को ये सब बातें बताई थी। और चमरिया माई के बहुत बड़े भक्त थे। चमरिया माई कौन है, तो चमरिया माई वहाँ की एक तरह से देवी है, दलित समाज की, वहाँ की, आजमगढ़ की, यानी मुर्दिया की। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया। अब इसके बाद पांचवें जो अन्य एक पात्र आता है, भंडारी चाचा। भंडारी चाचा, अब भंडारी चाचा वास्तव में जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये जो भंडारी चाचा का नाम दिया है, ये संभवतः, अब आप आत्मकथा को पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट आपको मिलेगा नहीं कि भंडारी चाचा कौन थे। अब उनके पिता के दूसरे नंबर के भाई अगर के रूप में इन्हें संबोधित किया गया है, तो अगर दूसरे नंबर के भाई थे तो यानी ये मुनेस्सर चाचा होने चाहिए। तो इस बात में मुझे शंका है कि भंडारी चाचा और मुनेस्सर चाचा एक थे कि नहीं। तो आप एक बार पढ़िएगा और मुझे भी बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं, यानी मुनेस्सर चाचा और भंडारी चाचा एक है कि नहीं। बस भंडारी चाचा के बारे में आप इतना जान लीजिए कि जो भंडारी चाचा है, हो सकते हैं ये भंडारी चाचा इनके चचेरे चाचा हो। ठीक है, तो अब छोड़िए वो सबको, भंडारी चाचा के बारे में इतना याद रखिए। ये भंडारी चाचा थे जी जो कि कलकत्ता से लौटे थे। देखिए यही बात है कि कलकत्ता में नौकरी तो मुनेस्सर चाचा भी करते थे, तो संभवतः भंडारी चाचा और मुनेस्सर चाचा एक ही हो। तो जब भंडारी चाचा जब रिटायर होके आए थे, तो मतलब नहीं, रिटायरमेंट तो बाद की बात है, वो तो बाद की घटना है। भंडारी चाचा एक बार घर आए थे, तो उन्होंने एक बाल्टी में एक पुस्तक लाया था जो कि रामचरितमानस था, और उसके साथ जो उनकी रिहल होती है, यानी जो लकड़ी का जो ढांचा होता है जिस पर पुस्तक को रख कर पढ़ा जाता है, रिहल जिसको कहते हैं, वो और रामचरितमानस जो कि ज्वाला प्रसाद द्वारा रचित टीका थी, उसको एक बाल्टी में रख कर लाए थे। तो लेखक मतलब लेखक का पहले बार परिचय यही हुआ रामचरितमानस से। और फिर रामचरितमानस के बाद मतलब रामचरितमानस के बाद वो उस पुस्तक का मतलब जब जैसे ही घर में रामचरितमानस आया, तो लेखक ही उसका पाठ करने लगे सामूहिक रूप से। उनके घर में जो बाहर में जो कुआं था, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे शाम के समय, और लेखक रामचरितमानस के दोहों का वाचन करते थे। इस तरह से बचपन से ही लेखक में मतलब लेखक के परिवेश में कहिए या फिर उनके माहौल ने उनको बहुत ही आगे बढ़ाया एक तरह से। क्योंकि अगर आप बैठ के बहुत लोगों के बीच पढ़ रहे हैं तो एक तरह से आपको प्रोत्साहन भी मिल रहा है, और आप बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी बाहर की परिस्थितियों में भी कुछ मामलों में उनको भीतर से निखारा था। हालांकि उनके सामने चुनौतियां जो थी वो गजब की चुनौतियां थी। तो भंडारी चाचा का महत्व यही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके बाद इसमें जो मतलब पूरी आत्मकथा में बहुत सारे शिक्षकों का नाम आता है।
जो तुलसीराम जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इन्हीं इन्हीं शिक्षकों की बदौलत तुलसीराम जी बहुत आगे बढ़ पाते हैं। तो कौन कौन के शिक्षक थे मैं बताते जाता हूँ। तो सबसे पहले है प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन से शिक्षक थे। तो प्राथमिक को माफ कीजिएगा। अरे यार। हम्म, तो प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राइमरी स्कूल में, तो प्राथमिक, अरे यार इतना पतला क्यों हो गया। हम्म, तो प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है, तो पहले जो शिक्षक थे उनका नाम था मुंशी रामसूरत। मतलब लाइन से नहीं बता रहा हूँ, इसमें कोई क्रम नहीं है, बस याद रखिए कि मुंशी मुंशी जो थे, मुंशी राम सूरत, राम सूरत, सूरत लाल, ठीक है। तो राम सूरत लाल थे। तो राम सूरत लाल कौन थे, इनके पहले शिक्षक थे। और ये इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये बहुत लोभी प्रकृति के व्यक्ति थे। बच्चों से पास कराई लेते थे। पास कराई यानी अगर यदि एक बच्चे को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है, तो उसको पास करने के लिए कुछ पैसे लेते थे वो। एक तरह से रिश्वत ही है ये। तो सभी बच्चों को ये पैसा देना होता था। तो ये इन्होंने भी लेखक से कई बार लिया भी था, और एक बार बच भी गए थे। कैसे बचे थे मैं उसको आगे बताऊंगा। तो अब तो रामसूरत ये लोभी प्रकृति व्यक्ति थे और पास कर ही लेते थे, इतना याद रखिएगा। ये मुंशी जी थे, और इन्होंने ही लेखक का दाखिला किया था। जब उनके पिताजी तुलसीराम को लेकर विद्यालय पहुंचे, तो रामसूरत ने ही दाखिला लिया था। ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो है बलराम सिंह। तो याद रखिएगा, बलराम, बलराम सिंह, ठीक है। तो जो बलराम सिंह है बहुत ही न्यायपूर्ण शिक्षक थे। जब एक बार राम सूरत लाल ने पास कराई ना देने पर तुलसीराम जी को बहुत मतलब तुलसीराम जी को कक्षा में फेल कर दिया, यानी उनको अनुत्तीर्ण कर दिया। तो बलराम सिंह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राम सूरत को डांटा, और जो लेखक थे उनको पास करने में मदद की, ताकि मतलब क्योंकि राम सूरत ने इनको बिना मतलब का ही फेल कर दिया था। तो बलराम के कहने पर ही लेखक को पास किया गया। ठीक है। तो ये बलराम बलराम सिंह के बारे में इतना ही तथ्य याद रखें कि बहुत ही न्यायपूर्ण शिक्षक थे, और ये इनके प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। ठीक है, किनके, तुलसीराम जी के। ठीक। अब इसके बाद जो तीसरे हैं वो है परशुराम जी। परशुराम, 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 ठीक है। परशुराम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हेडमास्टर थे, याद रखिएगा। ये कौन है, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। तो ये हेडमास्टर थे और लेखक के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। ये लेखक ये बार बार कहते थे कि यही मतलब लेखक को कहते थे, यानी तुलसीराम जी को बचपन में ही कहा करते थे कि यही जो लड़का है, यानी कक्षा में कहते थे कि यही लड़का इस एक दिन कक्षा का नाम रोशन करेगा। और वास्तव में तुलसीराम जी ने किया भी बाद में। और बहुत तुलसीराम जी इनको बहुत प्रेम भी करते थे, क्योंकि ये उनके साथ हमेशा न्याय करते थे। परशुराम जी बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और तुलसीराम जी की प्रतिभा की सराहना करते थे, हमेशा प्रशंसा करते थे। जब लेखक पूरे जिले में और जिले में इन्होंने टॉप किया, तो यही यही वो व्यक्ति थे जो उनके घर में बधाई देने पहुंचे थे। तो परशुराम जी एक तरह से बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में ऊपर आत्मकथा में आए हैं। और ये जिगरसंडी के रहने वाले हैं। जिगरसंडी आप पढ़ेंगे तो आप समझ में जाएंगे कि जिगरसंडी मैं क्यों कह रहा हूँ। आगे इसका वर्णन बताऊंगा कि जगह का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा, कुल मिला के 5 अध्यापक प्रमुख रूप से उसमें आए हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रमुख रूप से 5 अध्यापक आए हैं, चौथे में आ चुके हैं हम। तो पांचवें जो अध्यापक थे, मैं ये क्रम से नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा ही मैंने अनर्गल बना दिया है इसको, मतलब बिना वरीयता के, ये कोई वरीयता क्रम नहीं है। तो वंशी पांडे जो इनके अन्य अध्यापक थे, वंशी पांडे याद रखिएगा। वंशी पांडे थे ये 5 अध्यापकों में एक से। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हरि सिंह हैं, ठीक है। तो हरि सिंह हैं,
ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो आप इतने 5 अध्यापकों का नाम, अगर आप इन इन दोनों को भूल जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम ये परशुराम जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना ही चाहिए। और राम सूरत, क्योंकि इन्होंने कई इनकी भूमिका प्रमुख रही है, तो आपको ये दोनों कम से कम याद ही होने चाहिए। बाकी ये भूल जाए तो, अगर बाकी के जो नाम हैं यानी बाकी पात्रों के नाम अगर आप भूल जाते हैं तब भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो चलिए, अब प्राथमिक विद्यालय हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाई स्कूल की ओर, कि हाई स्कूल में क्या क्या हुआ। तो हाई स्कूल, छोड़िए ना, सीधा नाम पात्रों का नाम लिखता हूँ। तो एक अध्यापक थे क्या नाम था, मुसाफिर, हाँ मुसाफिर, मुशाफिर, मुसाफिर लाल, ठीक है। तो ये मुसाफिर लाल कौन थे? तो मुसाफिर लाल जो थे वो छठी कक्षा के अध्यापक थे, और इन्हीं की वजह से लेखक को अंग्रेजी पढ़ने में बहुत रुचि आई थी। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, और ये कभी भी जाति के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करते थे। और इसी को लेकर, यानी इनके इस व्यवहार को ही लेकर लेखक इतने प्रेरित हुए कि वो जी जान लगाकर पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के अध्यापक थे, इसको इतना याद रखिएगा, बस इतना काफी है। अब इसके बाद जो अन्य पात्र आते हैं, यानी अन्य अध्यापक हैं, तो ये मुसाफिर लाल हो गया। अब जो दूसरे जो अध्यापक हैं उनमें से एक थे सूर्यभान सिंह, सूर्यभान सिंह, ठीक है। तो सूर्यभान सिंह कौन थे? सूर्यभान सिंह कक्षा 9वीं के अध्यापक थे, कक्षा 9वीं के अध्यापक थे। और इन्होंने ही लेखक को गौतम बुद्ध का पाठ पढ़ाया था, जिनसे लेखक बहुत प्रेरित हुए थे। वो उनके जीवन का एक तरह से मोड़ था। तो इनका एक मतलब ये अंग्रेजी के अध्यापक थे, मैंने बता दिया। तो अंग्रेजी का जो पुस्तक था उसमें एक चैप्टर था गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के अलावा बहुत सारे अन्य महापुरुषों के बारे में भी उस पुस्तक में दिया गया था। शायद जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ, फाइटर्स ऑफ फ्रीडम ऐसे पुस्तक का नाम था, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पुस्तकों के भी नाम होते हैं। जैसे हिंदी में आरोह वितान होता है, तो उसी प्रकार इंग्लिश की पुस्तकों का भी नाम होता है। तो उस पुस्तक में जो चैप्टर था गौतम बुद्ध, उससे लेखक को बहुत प्रेरणा मिली थी। और उसके बाद जो लेखक घर छोड़ के चले गए थे उसके पीछे भी प्रेरणा यही थी। तो सूर्यभान सिंह का महत्व ये सब है कि इन्होंने पाठ पढ़ाया था, इसको याद रखिएगा। और इनसे प्रेरित हुए थे। अब इसके बाद आते हैं सुग्रीव सिंह। ये सुग्रीव सिंह बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, क्योंकि ये लेखक की 2 बार मदद करते हैं, बहुत गहरी मदद करते हैं। तो सुग्रीव सिंह, ठीक है। अब सुग्रीव सिंह के बारे में कुल कहानी इतनी है कि हिंदी के अध्यापक थे। इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको एक कहानी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप एक तरह से आपके मन में वो आत्मकथा एक तरह से फिर से रिवाइज हो जाए। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से विश्वविद्यालय के थे। हिंदी के अध्यापक थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास आउट थे, और हिंदी के नए अध्यापक के रूप में नियुक्त होकर वहां पढ़ा रहे थे। इतना है, ठीक है। अब इसके इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेखक को किस प्रकार महत्व सहायता की, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो एक बार क्या होगी, जब उनको लेखक को कक्षा 10 में 10 हाँ कक्षा 10 में जब उनको फीस भरनी थी, परीक्षा शुल्क देना था, शायद 30 रुपया था। 30 रुपया देना था, लेखक के पास इतने पैसे थे नहीं। तो ये जो सुग्रीव सिंह थे, इन्होंने तत्काल बिना लेखक के मांगे उनको पैसे सहायता की। और ये तो पहली सहायता हुई। अब जब दूसरी बार जब लेखक को कॉलेज में एडमिशन कराना था, यानी 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 10वीं पास करने के बाद जब उनको डीएवी कॉलेज जो होता था, डी सॉरी जो डीएवी कॉलेज में उनको दाखिला कराना था, उसके लिए भी उनको 30 रुपए कुछ पैसे की जरूरत थी। तो जो सुग्रीव सिंह थे, उन्होंने तुरंत 30 रुपए निकाल के उनको दे दिए। और इस तरह से उन्होंने 2 बार लेखक की 30-30 रुपए करके सहायता की थी। तो इसलिए ये जो सुग्रीव सिंह हैं वो इनके संकट यानी लेखक के संकट मोचक के रूप में उभरे थे। तो ये याद रखिएगा कि सुग्रीव सिंह ने कई बार लेखक की मदद की थी, आर्थिक रूप से, विशेष रूप से, और उनको बढ़ावा भी देते थे। और कहते थे कि तुम इन ठकुरवा मतलब लेखक से कहते थे कि इन ठाकुरों की ठकुराई नहीं चलेगी, तुम पढ़ो। ऐसा उनको प्रेरित करते थे, यानी लेखक को, यानी तुलसीराम जी को। अब इसके बाद सूर्यभान सिंह के बाद ये तो हो गया, सुरवीर सिंह होगा। इसके जगदीश पांडे एक पात्र आता है। कौन है? जगदीश, जगदीश, जगदीश
पांडे। अब ये कौन है? जो जगदीश पांडे जो है वो संस्कृत के अध्यापक थे। और घर भागने का वृत्तांत मजे से सुनाते। क्या हुआ कि एक बार यानी जब लेखक बीच में घर छोड़ के चले गए थे, तो ये जो संस्कृत अध्यापक जगदीश पांडे थे, ये अपनी कक्षा में यानी बच्चों को वो कहानी सुनाया करते थे कि किस प्रकार तुलसीराम घर से छोड़ के भाग गए थे और वापिस आए। और बड़े मजे से सुनाते थे, बच्चे खूब हंसते थे इन पर, मतलब इस कहानी को सुनकर। तो एक तरह से जगदीश पांडे कहानी सुनाते थे तुलसीराम जी की घर से भागने की। ठीक है, तो जगदीश पांडे संस्कृत अध्यापक, इतना याद रखिएगा, बात खत्म। अब इसके बाद है चंद्रशेखर पांडे। इसको ऊपर कर देता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्र चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे कौन थे? तो चंद्रशेखर पांडे भी संस्कृत पाठशाला के अध्यापक थे। और जब क्या होता था कि बच्चे यानी जो लेखक थे उनके साथ जो उनके मित्र थे, सहपाठी थे, वो संस्कृत पाठशाला में पहुंच जाते थे, क्योंकि जहाँ लेखक पढ़ते थे उसी के पास में ही संस्कृत पाठशाला थी। तो वहाँ पहुंच जाते थे और वहाँ बाहर से बच्चों को जो पढ़ रहे होते थे संस्कृत, उनको चिल्लाते थे, कुछ कुछ बोलते थे, यानी कुछ भी चिढ़ाने के लिए जो शब्द बोले जाते थे। तो यही, ये जो चंद्रशेखर पांडे थे, ये अशुद्धम वर्तते अशुद्धम वर्तते कहते थे कि आप जो बोल रहे हैं, यानी जो बच्चे कुछ बोलते थे, संस्कृत उच्चारण करने का प्रयास करते थे, तो ये जो चंद्रशेखर पांडे पांडे थे, यही बोलते थे कि जो उच्चारण किया जा रहा है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पात्र है वो है एक सेकेंड। तीसरा पात्र जो है वो है पारसनाथ पांडे हैं। पारसनाथ पारसनाथ पांडे, ठीक है। पारसनाथ पांडे है तीसरा पात्र। अन्य जो पात्र है तीसरा, क्या बोल रहा हूँ। तो पारसनाथ पांडे कौन थे? तो ये पारसनाथ पांडे थे हिंदी के अध्यापक थे। जब लेखक आगे कक्षाओं में पहुंचे तो हिंदी के अध्यापक थे। और ये इनके बारे में विशेष बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन का जो गांव है कनेला, उसी गांव के ये व्यक्ति थे। और ये स्वयं शायद हाँ, कक्षा 9 के टीचर थे, याद रखिएगा। कक्षा मतलब ये पूछा तो नहीं जाएगा। कक्षा 9 में उनको हिंदी पढ़ाते थे लेखक को। और राहुल को संस्कृतायन के गांव के ये थे, व्यक्ति थे। इसके बाद एक पात्र आते हैं, यानी एक अध्यापक हैं, वो हैं धर्मदेव। क्या है? धर्मदेव। ठीक है, याद रखिएगा, धर्मदेव है। तो जो धर्मदेव है, इनका पूरा नाम धर्मदेव मिश्र है। और ये स्वयं लेखक हैं, कवि हैं। इनके बारे में जानने योग्य बात यही है कि ये हाँ, ये कक्षा 11वीं में हाँ, जब लेखक पढ़ रहे थे तो ये उस विद्यालय के प्राचार्य थे, यानी डीएवी स्कूल में 10th में 12th में, हाँ प्राचार्य थे। हाँ हाँ, ये प्राचार्य थे, याद रखिएगा। ये प्राचार्य थे, प्राचार्य पद पर आसीन थे। और स्वयं कवि थे और कमलेश नाम से कविता लिखते थे। और ये स्वयं कृष्णाश्रयी शाखा से संबंध रखते थे, कृष्णाश्रयी। ठीक है, धर्मदेव मिश्र के बारे में इतनी जानकारी मुझे लगता है पर्याप्त है। और बाकी जो जानकारी मैं उसको सारांश में बताऊंगा, भी सारांश के लिए भी वीडियो बनाना बाकी है। तो अब इसके बाद है कॉलेज में जो टीचर थे। तो कॉलेज में मैं दो टीचरों की बात करूंगा, बहुत सारे अध्यापकों का नाम आया वैसे। पहला तो राजमणि राजमणि वर्मा जी। और दूसरे जो हैं वो हैं अंग्रेजी के, ये मतलब हाँ, जो दूसरे, माफ कीजिए, दूसरे जो अध्यापक हैं वो छविलाल। छविलाल शायद ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है या फिर कुछ है, मैंने वैसे पीडीएफ से पढ़ा है। तो उसमें तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए शायद, छविलाल है या फिर ये ऐसा कुछ लिखा है कई जगह, छवि। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि वास्तव में है क्या। मुझे तो मिला तो पीडीएफ में ये है, लेकिन ये होना चाहिए शायद। तो छविल है या छविलाल है। तो छविलाल श्रीवास्तव, ठीक है, श्रीवास्तव। तो ये पात्र हैं, ये कौन है? प्राचार्य हैं। और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आरएसएस के आदमी हैं। बस इतनी ही बात पर्याप्त है।
अब इसके बाद लेखक के जो सहपाठी थे उनके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि कौन कौन से थे। पहला तो नाम संकटा सिंह का आता है। संकटा सिंह, ठीक है। संकटा कौन थे? एक टाइम तो संकटा सिंह जो थे वो एक क्षत्रिय थे। याद रखिएगा उस समय जैसा समाज था, उस समय जो बच्चे भी होते थे उनके मन में भी जाति प्रथा बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुकी होती थी। लेकिन संकटा सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे या बच्चे थे या फिर लेखक के मित्र थे जो जात पात को नहीं मानते थे और लेखक के साथ अपने मित्र की एक सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करते थे। और कभी भी इन्होंने इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने ही लेखक को पढ़ना यानी अक्षर ज्ञान सिखाया था। कि अक्षर ज्ञान इन्होंने ही सिखाया था, अक्षर ज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा। अक्षर ज्ञान लेखक को कहाँ से मिला? तो इन्होंने यानी संकटा सिंह ने ही लेखक को अक्षर ज्ञान दिया था, यानी उन्होंने ही लेखक को लिखना पढ़ना सिखाया था। यानी काफ़ी मदद की थी पढ़ाई में। लेखक पहले बहुत प्रारंभ में बहुत कमज़ोर थे, एक समय बाद आगे बढ़ गए फिर वो। तो उसके बाद है मिसिर बाबा। एक पात्र आते हैं मिसिर बाबा। ये मिसिर बाबा के बारे में बहुत रोचक घटना दी है। आप देखेंगे तो पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। मिसिर बाबा के बारे में इतना याद रखिएगा कि एक बहुत लोभी किस्म के व्यक्ति हैं। और ये क्या करते हैं कि उच्च सवर्ण जाति से हैं और विद्यालय में पढ़ते हैं। और जब मास्टर जी इनको पानी पिलाने के कहते हैं बच्चों को, दलित बच्चों को, तो ये उनके साथ बहुत अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। बच्चों के मुंह में पानी डाल देते हैं उनको पानी पिलाने के नाम पर, और फिर बच्चों को दंडित किया जाता। और ये उल्टे बोलते कि ये जो मिसिर बाबा थे ये बच्चों पर ही दोषारोपण करते कि इनको ही पानी पीना नहीं आता बच्चों को, दलित बच्चों को, और मुझ पर दोष लगाते हैं। तो मिसिर बाबा ऐसे व्यक्ति थे। इनके बारे में एक रोचक घटना ये है कि ये क्या होता था कि ये बड़े लोभी व्यक्ति थे, खाने के लिए हमेशा खोजते रहते थे। क्या होता था कि जब कभी भी किसी भी घर में कुछ उत्सव का आयोजन होता था तो ये 2 दिन पहले ही खाना पीना बंद कर देते थे और जाकर किसी भी उत्सव वाले घर पर दबा के खाते थे। तो और हाँ, एक बात और यहाँ पर याद रखने योग्य है कि ये जब भी गांव में रामलीला होता था तो सीता की जो भूमिका है वो मिसिर बाबा ही करते थे, और जो दलित बच्चे होते थे वो राक्षसों की भूमिका अदा करते थे। तो ये तो हो गया, इतनी बातें हो गई इसके बारे में। और कुछ जानकारी देख लेता हूँ मैं। अब मिसिर बाबा हो गया हीरा लाल। हाँ, हीरा लाल ये जो बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, हीरा लाल, ठीक है। हीरा लाल, इसको याद रखिएगा। अब कुछ ही पात्र बचे हैं, बाकी तो खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत सारे हैं। तो हीरा लाल कौन कौन थे? हीरा लाल, हीरा लाल कौन थे? हीरा लाल ऐसे व्यक्ति थे जो लेखक से बहुत ही घृणा करते थे और लेखक को गाली देते थे, यानी जाति सूचक शब्द से उनको उच्चारित करते, यानी लेखक को संबोधित करते और उनको चिढ़ाते थे। यही हीरालाल है जो कहानी के अंत में यानी आत्मकथा के अंत में आते हैं और लेखक की जेब से फाउंटेन पेन छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये तुम्हें फाउंटेन पेन चाहिए तो बाद में आकर मुझे 5 रुपए देकर इस पेन को ले लेना, और बाद में वापस नहीं करते हैं। और हीरालाल इसी व्यक्ति ने ही जब लेखक की 10वीं की परीक्षाएं थी तो इसी ने ही चंडेसर कॉलेज में लेखक को धमकाया था, जिसके कारण बहुत ही तनातनी की स्थिति हो गई थी दलितों के बीच। और दलित इनको पीटने हीरालाल को पीटने के लिए भी उतारू थे, लेकिन लेखक ने संभाल लिया, वरना हीरालाल की तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। ठीक है, तो हीरालाल के बारे में इतनी जानकारी मुझे लगता है पर्याप्त है। उसके बाद जो अन्य में जो मित्र थे वो चौथा जो मैंने शामिल किया वो चिंतामणि से हैं। तो चिंतामणि कौन थे ये याद रखिएगा, चिंतामणि, ठीक है। चिंतामणि कौन है? चिंतामणि है एक चिंतामणि लेखक के उन मित्रों में से हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं और पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने में कमजोर हैं। और ये चिंतामणि ही वह व्यक्ति हैं जो लेखक को एक प्रस्ताव पेश करते हैं कि वह लेखक उन्हें पढ़ाए
और इसके बदले वो उन्हें रात रात के लिए ठहरने का आश्रय देंगे और खाना उपलब्ध कराएंगे। लेखक स्वीकार कर लेते हैं और हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि चिंतामणि के जो चाचा हैं, ये जो चाचा का नाम परशुराम परशुराम सिंह है। मैं उसी परशुराम की बात कर रहा हूँ जो लेखक के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। तो चूंकि ये इनके यानी परशुराम सिंह के चाचा थे, तो चिंतामणि के पास प्राइमरी स्कूल की चाबी होती थी। तो क्या करते थे लेखक और चिंतामणि और उनके कुछ दोस्त प्राइमरी स्कूल में रात को जाकर ठहर कर वहाँ अध्ययन करते, और लेखक यानी तुलसीराम जी चिंतामणि को पढ़ाते और उनके सहपाठियों को पढ़ाते, और ऐसे करके वो उधर पधर परीक्षा के समय वो सभी मिलकर तैयारी एक साथ करते थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूम में अभी मेरा दोस्त आने वाला है तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो चलिए, तो अब इसके बाद रणवीर है। ये जो रणवीर है, अब इसकी भूमिका क्या क्या है देख लेते हैं। रणवीर ये क्या है कि ये वही पात्र है जो लेखक को, मतलब लेखक के एक साइकिल छूने पर उसको पीछे से भट पटाक से मारता है। यानी एक बार क्या हुआ कि लेखक स्कूल में एक साइकिल खड़ी थी, यानी लेखक के स्कूल के बाहर एक साइकिल खड़ी थी। अब उस समय साइकिल से लोग आमतौर पर जाते नहीं थे, तो लेखक जाकर साइकिल के पास जाकर उसको छूने लगे, देखने लगे कि कैसा है। भाई बच्चे के कभी भी कुछ नई वस्तु होती है तो सामान्य सी बात है कि आकर्षण होता है, तो देखने लगे। तो रणवीर पीछे से आके लेखक को जड़ से एक चपाट मार दिया। तो मैं ये सब आपको ये जो कहानी बताता हूँ, इसके पीछे एक कारण ये है कि आपको थोड़ी घटना याद रहे ताकि पात्र याद रहे, आप रट्टू तोता ना बने। मानता हूँ कि परीक्षा की मांग रट्टू तोता बनाने की है, लेकिन रट्टू तोता आप बन भी जाएंगे तो आपको चीजें नहीं याद रह पाएंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंड भी ऐसा काम करता है कि माइंड लिंक करके याद रखता है। तो आपको अगर छोटी छोटी घटनाएं भी पता रहेंगी या किसी पात्र से संबंधित कुछ उसका वर्णन पता रहेगा तो आप पात्रों का नाम याद रख पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ छोटी छोटी घटनाएं बता रहा हूँ, वरना ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि साइकिल छूने पर किसने लेखक को पीछे से जड़ा था, चांटा। तो मैं पात्रों का नाम याद कराने के लिए बता रहा हूँ ये सब। हालांकि कुछ चीजें पूछी जा सकती है, जैसे चिंतामणि के बारे में जो मैंने बताया कि ये वही व्यक्ति था जिसने लेखक के सामने प्रस्ताव रखा कि वो उनको पढ़ाए और उनसे बदले में खाना और रहने की सुविधा प्राप्त करे। तो चिंतामणि के बारे में, और ये चिंतामणि बाद में फैल भी हो जाती है कक्षा 10 में। और जबकि और इनके जो मित्र हैं हीरालाल, ये याद रखिएगा, दोनों एक मित्र भी हैं। तो ये हीरा लाल भी पहले हो जाती, जबकि लेखक टॉप कर जाते हैं पूरे जिले में शायद। तो वो रणवीर हो गया। अब इसके बाद छठवा जो है वो है मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद मोहम्मद हनीफ। वास्तव में ये तो वैसे इसका वर्णन तो ज़्यादा आया नहीं है, तो इसको उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता होना चाहिए कि ये पात्र था। ये कौन था इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बारे में इतनी जानकारी याद रखिएगा, जब चिंतामणि प्राइमरी स्कूल में लेखक के साथ पढ़ते थे, यानी लेखक इनको पढ़ाते थे चिंतामणि, तो मोहम्मद हनीफ भी उनके साथ होते थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। और मुझे लगता है कि अब रोकना चाहिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटा होने वाला है। तो चलिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक मैंने जो पढ़ाने का आपका प्रयास किया है वो एक छोटा सा प्रयास है। अभी मुझे वैसे तो खुद पढ़ाना तो आता नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे इस यात्रा में सीखते जाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे, और जो भी मैं समझ पाऊंगा आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ाना ही सीखना है। तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हो सके तो कुछ सार्थक मित्रों तक इसे साझा कर दें। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए।